नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझने से पहले आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में जानना चाहिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यह खिलजी वंश का संस्थापक था। जब यह गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र 70 साल की थी। तो 70 साल की अवस्था में एक तरह से वो पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका था। तो उस उम्र में जाहिर सी बात है लोग उदार हो जाते हैं, सहिष्णु हो जाते हैं। तो वह भी उदार था और सहिष्णु था। उसके महत्वपूर्ण की घटना उसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कि अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण। उसने अपने भतीजे अलाउद्दीन को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और देवगिरी में गया और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और देवगिरी को जीत लिया और यहाँ से इसका शान शौकत बढ़ा। और उसके बाद इसने मंगोलों पर भी काफ़ी हद तक विजय पाई। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत खुश रहता था और बहुत मानता था अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसफ और सुल्तान बनने से पहले यह अमीर तुज कहलाता था। ठीक। और जब इसने क्या किया कि 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के महल में अपना राज्य अभिषेक करवाया और यह उपाधि ली सिकंदर सानी की। तो इसके बारे में ये देखिए, जो लोग भी जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं। तारीख़ फिरोज शाही, यानी जो जियाउद्दीन बर्नी थे उन्होंने तारीख़ फिरोज शाही लिखी। और तारीख़ फिरोज शाही में चूँकि जियाउद्दीन बर्नी ने खिलजी वंश और तुगलक वंश दोनों को अपने जीवन काल में देखा था, तो तारीख़ फिरोज शाही में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में व्यापक वर्णन किया है। अब बात करते हैं, ठीक, ये इस समय की समकालीन घटना जो लोग भी तैयारी करते हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये आप देखेंगे कि जो सितार लिए हुए हैं ये अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है। और निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया एक महान सूफी संत थे और अमीर खुसरो उनके शिष्य थे। साथ साथ वो खिलजी वंश में एक तरह से एक दरबारी कवि भी थे, एक गीतकार थे, संगीतकार थे। तो इन्होंने तबले का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। देखिए, एक तो आप जानते हैं कि इनका जन्म ये कासगंज के थे, ये भी पूछता है। दूसरा, तबले और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो, ये संगीतज्ञ थे, लेखक थे, कवि थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे। ठीक, ये आप देख सकते हैं महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है जो दक्षिण दिल्ली में पड़ती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया से एक बार क्या हुआ कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बंगाल की तरफ आक्रमण करने गया था और वहाँ से निजामुद्दीन औलिया की शिकायत मिली कि उन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध वो भड़का रहे हैं निजामुद्दीन औलिया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक फरमान भेजवाया निजामुद्दीन औलिया को, कहा कि मेरे आने से पहले निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ देना चाहिए, अन्यथा इसका उनको एक तरह से सबक मिलेगा उनको। लेकिन वो मौत से थोड़े न डरने वाले थे निजामुद्दीन औलिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से निजामुद्दीन औलिया के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बात कहा कि मैं जो है आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मेरे दरबार में आएँ। फरमान भिजवाया। निजामुद्दीन औलिया ने बोला कि मुझे तुमसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत समझदार आदमी था, उसने कहा कि ठीक है, आप मेरे दरबार में नहीं मिलने आएंगे तो मैं आज आपसे खुद मिलने आऊँगा। तो वो कहा कि ठीक है, तुम आओगे तो मेरे यहाँ 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से तुम आओगे तो मैं दूसरे दरवाजे से चला जाऊँगा। यानी कहने का मतलब वो है कि वो इस तरह निरंकुश राजा से नहीं मिलना चाहते थे। साथ साथ उनको राजाओं, सुल्तानों या बादशाहों से कोई डर नहीं लगता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं
आप जानते होंगे कि पद्मावत की रचना मालिक मोहम्मद जायसी ने किया था और इसमें राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी की एक तरह से कहानी है और साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी पाने का प्रयास करता है पद्मावती रानी पद्मिनी को और इस दौरान राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जंग होती है जिसमें राणा रतन सिंह की मृत्यु होती है। रानी पद्मिनी अनेक रानियों के साथ जौहर होती है और एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक मूवी भी बनी थी पद्मावत। तो यह मूवी एक्चुअली क्या था, अधिकांश इतिहासकार जो हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, वो इसको सही नहीं मानते हैं। जैसे फरिश्ता हो गया या हरिश्चंद्र वर्मा हो गया, तो हरिश्चंद्र वर्मा जी ने, तमाम लोग जो इतिहासकार हैं वो इसको सही नहीं मानते हैं। उनके मानते हैं कि जो पद्मावत की कहानी है वह एक काल्पनिक कहानी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दक्षिण विजय की, तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा, ये याद आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान था वो पूरी तरह से मलिक कफूर पे डिपेंड था। मलिक कफूर के बारे में हम समझते हैं। जो मलिक कफूर है, मलिक कफूर 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण करता है और रामचंद्र देव को पराजित किया। फिर तेलंगाना पर आक्रमण किया और प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जो तेलंगाना पर आक्रमण किया, प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण किया और कोहिनूर हीरा किसको दिया, आत्मसमर्पण करके मलिक कफूर को दिया। और मलिक कफूर ले करके आया, किसके पास लेकर आया, अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मलिक कफूर जो एक किन्नर था, एक हिजड़ा था, उसने पूरे साउथ को रौंद दिया। साउथ की अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं देवगिरी, यानी विजय अभियान था। तो सबसे पहले अगर अलाउद्दीन खिलजी के अभियान की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की, तो उसने अगर बात उत्तर भारत में बात किया जाए तो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, ये क्रम था। सिवाना, जालौर, यानी गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना, जालौर। और दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत में उसका जो अभियान था वो देवगिरी, यानी मलिक कफूर का देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं मलिक कफूर की, तो मलिक कफूर ने एक तरह से कहा जाए कि दक्षिण भारत को रौंद दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति था जो धर्म को शासन से हमेशा अलग किया। उसने कहा कि कोई राजा को निरंकुश होना चाहिए। उसका ये मानना था कि राजा को निरंकुश होना चाहिए। लोकप्रियता के चक्कर में वो या लोगों की निगाह में अच्छे या बुरे बनने की परवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि शासन सही से चलाना चाहिए और शासन में धर्म नहीं आना चाहिए। उसने खलीफा को डायरेक्ट इनकार किया। उन्होंने कहा कि खलीफा की ज़रूरत नहीं है, धर्म में खलीफा की कोई ज़रूरत नहीं है, हम धर्म अपने हिसाब से, हम शासन अपने हिसाब से चलाएं। और उसने दीवाने वजारत यानी वजीर अपना मुख्यमंत्री बनाया। दीवाने इंसाफ शाही आदेशों को पालन करने वाला दीवाने आरिज सैन्य मंत्री और दीवाने रसालत विदेश मंत्री उन्होंने बनाया। और उसने क्या किया कि जो पैदावार का 1/2 भाग लिया, जिसको क्या बोला जाता है, खराज। ठीक है, और जो बिस्सा आजकल चलता है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। जो बिस्सा, तो आजकल जो बिस्सा चलता है वो अलाउद्दीन खिलजी की ही बात है। अलाउद्दीन खिलजी जो गले के रूप में पसंद करना था, जैसे गेहूँ पैदा हुआ तो उसको, या गेहूँ अनाज में जो भी हुआ, गेहूँ, चावल, जौ, जो कुछ भी पैदा हुआ तो गले के रूप में ले लेता था। और खालसा भूमि इसमें प्रचलित थी। तो खालसा भूमि का मतलब होता है कि सुल्तान की भूमि, सुल्तान की भूमि। और सैनिक व्यवस्था में सबसे पहले इसने क्या किया ना कि ये जानता था कि हम विजय तभी हासिल करेंगे जब हमारे पास अच्छे सैनिक हो, समर्पित सैनिक हो। और सैनिक समर्पित तब होगा जब उचित समय में वेतन मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम ही लोग कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तो एक बात करें, उसमें रूल है, उसमें क्या है कि जब आप सही समय पे कर्मचारियों को पैसे देंगे तो आपकी कोचिंग रन करेगी, आपकी संस्था रन करेगी। उसी तरह से इसने क्या किया कि नकद वेतन शुरू किया। वो इक्ता या ज़मीन में नहीं देना शुरू किया। उसने कहा कि हम आपको नकद वेतन देंगे और उसके बदले में काम देंगे। तो इसने क्या किया, नकद वेतन, और उस साथ साथ कुछ लोग घोड़े चुरा ले जाते थे, बदल देते थे घोड़े। जैसे जो क्या है ना कि अरबी घोड़ा था वो मजबूत था, हिंदुस्तानी घोड़े कमज़ोर थे। तो उसने क्या कि लोग क्या करते थे कि अरबी घोड़े की जगह हिंदुस्तानी घोड़े डाल देते थे।
रख लेते थे। तो उसने क्या किया कि घोड़े को हुलिया और दागने की प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विवरण है। ठीक, तो इसमें आप ज़रूर याद रखिएगा, तारीख है फिरोज शाही, ध्यान से, जियाउद्दीन बरनी की रचना है। इससे जानकारी मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में। और साथ साथ अमीर खुसरो के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है कि अमीर खुसरो कहाँ के रहे, कासगंज के थे, सितार तबले का आविष्कार किए और महान कवि। और सबसे बड़ी बात ये है कि कवि, लेखक और संगीतज्ञ भी थे। और ये इनके साथ बैठक होती थी और जो निजामुद्दीन औलिया थे इनके साथ इत्मीनान से बैठते थे, इनसे बातें करते थे और ये लोग एक महफिल बनाते थे। निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप जान लीजिए, एक महान सूफी संत हैं और इनका जो दरगाह है वो दक्षिण दिल्ली में है। दिल्ली जाइएगा ज़रूर देखिएगा। और पद्मावत से अलाउद्दीन खिलजी की जो जानकारी मिलती है वो प्रमाणिक नहीं मानी जाती, क्योंकि पद्मावत की रचना अलाउद्दीन खिलजी के 200 साल बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। फिर भी एक इंटरटेनिंग फिल्म है, आप ज़रूर देखिएगा। रणबीर कपूर की शानदार मूवी है, ज़बरदस्त एक्टिंग है। अगर हम बात करते हैं तो मलिक कफूर ने दक्षिण भारत को रौंद के रख दिया। और वह जो है कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था, इसको ज़रूर आप समझिएगा। तो वह जो है प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त किया था, इसको नोट कर लीजिएगा। और मलिक कफूर जो था वो 1307 में सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण किया, इसको ध्यान रखिएगा। और ये कहा जाता है कि जो इन दोनों के बीच में एक प्रेम संबंध भी था, अलाउद्दीन खिलजी और देखा जाए तो मलिक कफूर के बारे में। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है जिस पुरुष की मूछ नहीं थी उससे उसको प्रेम हो जाता था। तो ये भी देखिएगा। अगर हम बात करते हैं मलिक कफूर की, तो बाद में कहा जाता है कि षड्यंत्र से और अपने सैनिकों की मदद से, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु में इसका हाथ था। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो इत्मीनान से वीडियो को सुनिएगा और नोट्स डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद।